एक ऐसा बिलियनियर जो 18 साल से कम उम्र की अंडर एज लड़कियों के साथ सेक्स एडिक्टेड था और अपनी लाइफ में उसने हजारों से भी ज्यादा माइनर्स को अब्यूज किया। अपनी इस एडिक्शन के चलते उसने एक प्राइवेट आइलैंड तक खरीदा हुआ था और लोग उसे अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि सेक्स आइलैंड, ऑर्जी आइलैंड, पेडोफाइल आइलैंड, एप्स्टीन आइलैंड और लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड, जो कि यूएस वर्जिन आइलैंड्स पर था। 2 प्राइवेट जेट ले रखे थे, जिसमें से एक तो वर्ल्ड वाइड फेमस है, लॉलिता एक्सप्रेस, 200 पैसेंजर्स की सिटिंग वाला प्लेन, जिसे उसने अपने दोस्तों और लड़कियों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रखा हुआ था। ट्रांसपोर्ट वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि वो उन लड़कियों को पूरे वर्ल्ड में लेकर घूमता था। न्यूयॉर्क, पेरिस, फ्लोरिडा और न्यू मैक्सिको जैसी सिटीज में मेंशन थे उसके, जहां पर वो उन लड़कियों को लेकर जाता था। एक बिलियनियर मिस्ट्री मैन जिसके पास पैसे का तो कोई एंड ही नहीं और गवर्नमेंट का तो जरा सा भी डर नहीं, क्योंकि वर्ल्ड के रिचेस्ट और मोस्ट पॉलिटिकली पावरफुल लोग या तो उसके दोस्त थे या फिर वो भी इस काम में शामिल थे। उनमें से कुछ नाम है यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, ब्रिटिश रॉयल फैमिली मेंबर प्रिंस एंड्रयू, डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स, नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट मुरी गेलमान और एक नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट को तो वो $20 मिलियन पर ईयर देकर बुलाता था, जिनका नाम था गेरल्ड एडलमैन, ताकि उनसे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सके। Mr. Epstein, how long have you been sexually attracted to underage minor females? मैं बात कर रहा हूँ जेफरी एप्स्टीन की, जो शायद पूरी दुनिया का सबसे रिचेस्ट और मोस्ट पावरफुल पेडोफाइल्स में से एक था। इसके टारगेट पर 18 साल से कम उम्र की लड़कियां रहती थी और उनकी एवरेज एज सिर्फ 12 से 16 साल होती थी। और ये अक्सर कहा करता था कि द यंगर द बेटर, मतलब इसको बहुत अच्छे से पता था कि ये क्या कर रहा है। तो कहानी की शुरुआत होती है 20 जनवरी 1953 से, जब जेफरी एप्स्टीन का जन्म न्यूयॉर्क सिटी में हुआ। नंबर्स के साथ उसका गेम हमेशा से अच्छा था, तो उसने कूपर यूनियन और NYU से मैथमेटिक्स और फिजिक्स की पढ़ाई की। पढ़ा तो सही वो, पर डिग्री नहीं ले पाया कोई भी। 1970 में एप्स्टीन न्यूयॉर्क के काफी एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूल डेल्टन में फिजिक्स और कैलकुलस पढ़ाने लग गया। अब स्कूल में भी उसका स्टूडेंट्स के साथ बिहेवियर काफी खराब था। एक बार तो एक लड़की को उसने स्कूल में इतना अनकंफर्टेबल फील करा दिया कि उसने स्कूल में एप्स्टीन की कंप्लेंट ही कर दी। और बस इन्हीं कुछ चीजों के चलते स्कूल वालों ने स्कूल से एप्स्टीन को निकाल दिया और वजह बताई पुअर परफॉर्मेंस। पर फिर एक नॉर्मल सा टीचर ऑलमोस्ट बिलियनर कैसे बना? जिस स्कूल में एप्स्टीन ने पढ़ाया था वहां पर न्यूयॉर्क सिटी के रिच और पावरफुल पेरेंट्स के बच्चे पढ़ते थे और उनमें से एक बच्चे को एप्स्टीन ने ट्यूशन दिया, जिसके फादर थे एस ग्रीनबर्ग। मिस्टर ग्रीनबर्ग बेयर स्टर्न्स कंपनी के सीनियर पार्टनर और एक काफी सक्सेसफुल ट्रेडर हुआ करते थे। उन्होंने एप्स्टीन को 1976 में उसी कंपनी में एक जूनियर असिस्टेंट की जॉब दिला दी और ये एक मनी मैनेजमेंट फर्म थी। उस कंपनी को बेसिकली एप्स्टीन जैसे लोगों की ही जरूरत थी, जिनके पास पैसे की कमी बेशक हो पर पैशन की कमी ना हो और जिन्हें जल्दी से जल्दी अमीर बनना हो। और हुआ भी ऐसा ही। 1980 में एप्स्टीन भी उस कंपनी का सीनियर पार्टनर बन गया। अब एप्स्टीन के खुद के काफी क्लाइंट्स बन चुके थे, तो उसने 1981 में बेयर स्टर्न्स को छोड़कर अपनी खुद की कंपनी खोली, जिसका नाम था जे एप्स्टीन एंड को। वैसे तो ये भी एक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म ही थी, पर ये बाकियों से थोड़ा अलग थी। इस फर्म का क्लाइंट बनने के लिए कम से कम आपके पास $1 बिलियन के असेट्स होने चाहिए थे, उससे कम कुछ भी नहीं। ये तो थी उसकी वेल्थ की ग्लोरियस स्टोरी। अब बात करते हैं उसकी डार्क लाइफ स्टोरी के बारे में। जेफरी एप्स्टीन का ऑब्सेशन था 18 साल से कम उम्र की लड़कियां। वो ऐसी लड़कियों को ढूंढता था जो होमलेस थी या फिर जिनको पैसों की जरूरत थी, और ऐसा उसने लगभग 20 से 25 सालों तक किया, पर कभी भी उसे अपने क्राइम की सजा नहीं मिल पाई। काफी लोगों ने उसकी कंप्लेंट अथॉरिटीज को करने की कोशिश करी, पर वो नाकाम हो गए। जैसे कि जेफरी एप्स्टीन को न्यूयॉर्क की एक पेंटर जिनका नाम था मारिया फार्मा, उनकी पेंटिंग्स काफी पसंद थी और वो उसको अपने घर बुलाकर पेंटिंग्स भी करवाता था। गिलेन मैक्सवेल, जो कि जेफरी एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड और इस पूरी सेक्स रिंग में उसकी सबसे बड़ी पार्टनर, वो मारिया को अपने साथ पार्क्स में लेकर जाती थी और वहां पर छोटी छोटी लड़कियों को अपना नंबर देकर आती थी। गिलेन मैक्सवेल की स्टोरी भी उतनी ही हॉरिफाइंग है जितनी एप्स्टीन की, और वो आपको थोड़ी देर बाद पता चल ही जाएगी। खैर, बात करते हैं एप्स्टीन की। जेफरी एप्स्टीन ये कहता था कि वो विक्टोरिया सीक्रेट, जो कि एक वर्ल्ड फेमस वुमेन क्लोथिंग ब्रांड है, उसको मैनेज करने में हेल्प करता है और उसके लिए उसे मॉडल्स चाहिए होती हैं। अब मारिया के सामने जिन लड़कियों को गिलेन मैक्सवेल पार्क में नंबर देकर आती, वो कुछ दिनों बाद उसे मैक्सवेल के घर पर मिलती। मारिया की खुद की भी एक 16 साल की छोटी बहन थी जो एप्स्टीन के पास जाया करती थी, पर तब तक उसे कुछ पता थोड़ी था। फिर एक दिन मैक्सवेल ने मारिया को एप्स्टीन के घर पर बुलाया और उस दिन पहली बार दोनों ने मिलकर उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया। अब मारिया के दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही थी कि इन लोगों के पास उसकी 16 साल की बहन भी जाती थी, वो भी अकेले। जब ये लोग मारिया जैसी अडल्ट के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो वो 16 साल की लड़की के साथ तो
क्या ही करते होंगे। तब पहली बार मारिया की बहन ने ये रिवील किया कि कैसे उसे जेफरी एप्स्टीन ने मोलेस्ट किया। साल था 1996 और मारिया जाती है FBI के पास अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराने और वहां पर उसे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उसकी इस कंप्लेंट को चुपचाप सबसे नीचे वाले ड्रॉअर में रख दिया गया और जब मैक्सवेल को इस बात का पता लगा तो वो मारिया को थ्रेट्स देने लगी कि वो पहले उसके हाथ जलाएगी क्योंकि वो पेंटर है ना, फिर उसका करियर और घर जिसमें वो रहती है सब जला देगी। और उसको बोला कि रोड ध्यान से क्रॉस करियो, क्या पता कब कोई तुझे बैक ऑफ द हेड शूट कर दे। मारिया ने इन सारी धमकियों के बारे में भी FBI को बताया पर उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मारिया अपना पेंटिंग का करियर छोड़कर वहां से भाग गई अपनी जान बचाने के लिए और उसके बाद भी एप्स्टीन का मोलेस्टेशन चालू रहा 2005 तक। साल 2005 में पहली बार एक 14 साल की लड़की ने अपने पेरेंट्स को बताया कि कैसे जेफरी एप्स्टीन ने अपने फ्लोरिडा वाले पाम बीच मेंशन में उसे मोलेस्ट किया। Asked me to take my shirt off, so I took my shirt off. पाम बीच के एक लॉयर स्पेंसर कूगन की हेल्प से उन पेरेंट्स ने एक पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर की। पुलिस ने जब उस 14 साल की लड़की से पूछताछ की तो उसने और 2 लड़कियों का नाम लिया कि ये दोनों उसे वहां लेकर गई थी और जब उन 2 लड़कियों से पूछताछ हुई तो उन्होंने और 2 लड़कियों का नाम लिया कि वो दोनों उन्हें वहां पर लेकर गई थी। मतलब एक पिरामिड ऑफ कल्ट बना रखा था जेफरी एप्स्टीन ने। ऐसी ही एक और 14 साल की लड़की जिसका नाम था कोर्टनी वाइल्ड, उसको एप्स्टीन ने एक और 14 साल की लड़की के जरिए बुलवाया था। उससे कहा गया था कि तुम एक आदमी को मसाज देनी है और उसके बदले तुम्हें $200 मिलेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट था किसी भी बच्चे के लिए। जब कोर्टनी 14 साल की उम्र में एप्स्टीन के पास गई थी तो उस टाइम पर उसकी एज 48 साल थी और वो सारी लड़कियों से ये कहा करता था कि तुम जितनी लड़कियां लाओगे उतने ही तुम्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे। अपने एक इंटरव्यू में कोर्टनी ने यह भी बताया था कि सिर्फ उसने एप्स्टीन को 50 से 70 के बीच लड़कियां ला कर दी जिनकी उम्र सिर्फ 12 से 16 साल थी। 2005 में जब उस 14 साल की लड़की के पेरेंट्स ने पुलिस कंप्लेंट की तो पुलिस ने एप्स्टीन के फ्लोरिडा वाले मेंशन पर रेड मारी। उस दिन पुलिस ने 40 लड़कियों की टेस्टिमनी रिकॉर्ड की जिनको एप्स्टीन ने मोलेस्ट किया था और उनकी उम्र सिर्फ 13 से 16 साल के बीच थी और उन सब की स्टोरी सिमिलर थी। मसाज के बहाने उन्हें बुलाया गया और साइड डोर से घर के अंदर ले जाकर दिन में 3-3 बार मोलेस्ट किया गया। पुलिस को रेड करने पर मैसेज पैड्स मिले जिन पर माइनर लड़कियों को ट्रेड करने के लिए मसाज अपॉइंटमेंट्स थे। उन लड़कियों की उम्र भी ऐसे लिखी हुई थी कि शी इज 8 times 2 years old। फ्लाइट लॉग्स मिले जिसमें लड़कियों को एप्स्टीन के प्राइवेट प्लेन लॉलिता एक्सप्रेस से ट्रांसपोर्ट करने के एविडेंस थे। जब दर्जनों लोग कंप्लेंट करने लगे एप्स्टीन के अगेंस्ट तो उसने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की 5th अमेंडमेंट का यूज किया टू रिमेन साइलेंट। 5th अमेंडमेंट ये राइट देती है कि किसी भी क्रिमिनल केस में तुम्हें अपने ही अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। जेफरी एप्स्टीन की फ्रेंड लिस्ट दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों से भरी हुई थी और वो सब लोग उल्टा विक्टिम्स पर, लॉयर्स पर और पुलिस ऑफिसर्स पर ही कीचड़ उछालने लगे। अमेरिका में लॉयर्स की फीस बहुत ज्यादा होती है और ज्यादातर अच्छे लॉयर्स मिलियंस में चार्ज करते हैं और एप्स्टीन के पास पैसे की तो कोई कमी थी नहीं, तो उसने अपने लॉयर्स की आर्मी के साथ विक्टिम्स को ही उल्टा फंसाना शुरू कर दिया। चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसे बड़े क्राइम की जगह उसने एक छोटे क्राइम के लिए अपने आप को गुनहगार कबूल कर लिया और वो था सॉलिसिटिंग अ माइनर फॉर प्रोस्टिट्यूशन। सबने मिलकर 12-13 साल की विक्टिम्स को प्रोस्टिट्यूट डिक्लेयर कर दिया। अब अथॉरिटीज के पास इतने सबूत हो गए थे कि एक्शन लेना अब उनकी मजबूरी बन गई थी। जिस क्राइम में एक नॉर्मल इंसान को लाइफ टाइम की सजा मिलती है उसी क्राइम में उसको 2008 में सिर्फ 18 महीने की जेल हुई। पर मैंने तो ये कहा था कि उसे कभी सजा मिली ही नहीं। तो सुनो, एप्स्टीन को स्टेट प्रिजन में नहीं बल्कि पाम बीच काउंटी जेल में डाला गया। एक दिन में 12 घंटे और हफ्ते में 6 दिन उसे जेल से बाहर जाने दिया जाता था बिजनेस संभालने के लिए और जिसे बाद में 6 दिन से 7 दिन कर दिया गया। जेल में उसे प्राइवेट विंग में रखा जाता था और उसके बॉडीगार्ड्स भी प्राइवेट थे। पर्सनल ड्राइवर था जो जेल से उसे लिमोजिन से लेकर और छोड़ कर जाता था और कभी कभी तो उसे सुबह 7 बजे लेकर और रात को 11 बजे छोड़ कर जाता था। जेफरी अपने डाउनटाउन वाले लक्स ऑफिस जाता था जो कि वेस्ट पाम बीच पर था और रिपोर्टेडली वहां भी उसने 2 लड़कियों को मोलेस्ट किया जिन्हें उसने न्यूयॉर्क से बुलवाया था। जस्टिस तो कभी मिला ही नहीं और इसकी शुरुआत हुई जब फ्लोरिडा स्टेट ने एप्स्टीन को एक सीक्रेट प्ली डील ऑफर करी। इस डील में क्या नेगोशिएशंस हुई थी किसी को कुछ नहीं बताया गया था उनके अलावा। साल 2007 में ब्रेकफास्ट करते हुए एप्स्टीन की लीगल टीम ने एक बहुत ही जेनरस प्ली डील नेगोशिएट करी, वो भी यूएस अटॉर्नी एलेक्स एकोस्टा के साथ। एलेक्स एकोस्टा मायामी के टॉप प्रोसिक्यूटर और चीफ फेडरल लॉ एनफोर्समेंट के एक ऑफिशियल थे। उस डील में एप्स्टीन और उसके क्राइम में जो भी शामिल थे सबको फुल इम्यूनिटी मिल गई, मतलब सब क्राइम फ्री हो गए। सिर्फ 13 महीने में एप्स्टीन जेल से बाहर आ गया जिसे जेल कहा भी नहीं जा सकता था। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जिन लोगों ने उसके खिलाफ कंप्लेंट की थी उन्हें इस डील के बारे में बताया भी नहीं गया था। को कॉन्स्पिरेटर्स मतलब वो लोग जो इस क्राइम में जेफरी एप्स्टीन के साथ थे और उनमें सबसे बड़ा नाम है गिलेन मैक्सवेल, इंग्लैंड के पार्लियामेंट का मेंबर, बहुत फेमस मीडिया टाइकून, फ्रॉडस्टर, जासूस और बदनाम रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी। रॉबर्ट मैक्सवेल की डेथ भी काफी मिस्टीरियस थी। हार्ट अटैक की वजह से अपने यार्ड से पानी में गिरकर डूब गया पर लोग मानते नहीं है कि सच में ऐसा हुआ होगा। अपने
फादर की डेथ के बाद गिलेन मैनहट्टन शिफ्ट हो गई अपने बॉयफ्रेंड एप्स्टीन के साथ रहने और उसकी मोलेस्टेशन रिंग की फुल पार्टनर बनने के लिए। विक्टिम्स ने एलिगेशन लगाया कि गिलेन एप्स्टीन के लिए लड़कियां ढूंढ कर लाती थी और खुद भी उन्हें उसके साथ मोलेस्ट करती थी। ये सब चलता रहा 2018 तक, पर फिर बातें दोबारा उठने लगी। कोर्टनी वाइल्ड जैसी विक्टिम्स ने 11 साल लगा दिए कोर्ट में इसको सजा दिलाने के लिए, और उनकी इस लड़ाई की वजह से अथॉरिटीज को ये केस रीओपन करना पड़ा। स्पेशली विक्टिम्स को जब पता लगा कि इनके बीच कोई सीक्रेट डील भी हुई थी, तब मेनली ज्यादा फोकस किया गया इस केस पर। फाइनली 6 जुलाई 2019 को न्यूयॉर्क ने जेफरी एप्स्टीन को लाइफ टाइम के लिए जेल में डाल दिया, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और कॉन्स्पिरेसी टू एंगेज इन सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए। उस दिन 2 विक्टिम्स की स्टेटमेंट्स ली गई, जिनमें से एक कोर्टनी भी थी। पुलिस ने जब उसके घरों पर और प्राइवेट आइलैंड पर रेड मारी तो हजारों सीडीज और फोटोग्राफ्स मिले अंडर एज लड़कियों के। जेफरी एप्स्टीन ने दोबारा बेल के लिए अप्लाई किया, $100 मिलियन ऑफर किया, बोला कि मुझे हाउस अरेस्ट कर लो, बेशक 24 घंटे अपने गार्ड्स रख लो, उनके लिए भी वो पैसे देगा। पर इस बार नहीं, न्यूयॉर्क ने उसकी ये शर्तें नहीं मानी और वो हमेशा के लिए जेल चला गया। पर मैंने तो ये बोला कि सजा कभी मिली ही नहीं उसे। ठीक उसके 1 महीने बाद, तारीख थी 10 अगस्त 2019, जेफरी एप्स्टीन मरा हुआ मिला अपने सेल में। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ये थी कि उसने सुसाइड कर लिया बाय हैंगिंग। कंट्री का प्रोबेबली सबसे हाई प्रोफाइल क्रिमिनल जो हमेशा निगरानी में रहता था, पर सिर्फ उसी दिन उस पर कोई सर्विलेंस नहीं थी। उसका जो जेल पार्टनर था उसे भी निकाल दिया गया, और जो कैमरा थे वो भी पता नहीं किसी टेक्निकल एरर की वजह से बंद हो गए थे। मतलब इस इंसिडेंट का कोई भी सबूत नहीं बचा। जेफरी एप्स्टीन के मरने के बाद उसकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ करीब $600 मिलियन थी। बहुत लोगों के बारे में बहुत कुछ पता था इस इंसान को। जेफरी एप्स्टीन का एक दोस्त जिसका नाम था जॉन लुक ब्रूनेल, वो एक फ्रेंच मॉडल एजेंट था और वो एप्स्टीन को फ्रांस से अंडरएज मॉडल्स भेजा करता था। एप्स्टीन ने वर्जीनिया को बताया, जो कि उसकी एक और विक्टिम है, कि वो जॉन की भेजी हुई 1000 से भी ज्यादा मॉडल्स के साथ सो चुका है। एप्स्टीन की डेथ के बाद जॉन को 2020 में पेरिस के शार्ल दे गोल एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया, और 19 फरवरी 2022 को पेरिस के ला सांटे प्रिजन में जॉन लुक ब्रूनेल भी मरा हुआ मिला। कारण सेम था, सुसाइड बाय हैंगिंग। उसके बाद 2 जुलाई 2020 को गिलेन मैक्सवेल को भी अरेस्ट कर लिया गया। जिन्होंने एप्स्टीन की हेल्प की वो तो अरेस्ट हो गए, पर जिन्होंने एप्स्टीन के साथ मिलकर ये काम किया उनमें से कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ। ब्रिटिश रॉयल फैमिली मेंबर प्रिंस एंड्रू जेफरी एप्स्टीन के बहुत अच्छे दोस्त थे। जेफरी ने एक वर्जीनिया नाम की लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी, उसे प्रिंस एंड्रू को 3 बार ट्रैफिक किया था। वर्जीनिया ने एक फोटोग्राफ भी दिखाया जिसमें वो दोनों साथ थे, पर प्रिंस एंड्रू ने कहा कि ये तो फेक है। FBI ने भी काफी बार बात करने की कोशिश की, पर एंड्रू ने कभी रिस्पॉन्स नहीं किया। फरवरी 2022 में प्रिंस एंड्रू ने इस केस को कोर्ट के बाहर ही सेटल कर दिया। वर्जीनिया को कितने पैसे दिए गए ये डिस्क्लोज नहीं किया गया, पर उसने ये एक्सेप्ट जरूर किया कि ये केस सेटल हो चुका है। ये स्टोरी थी ऐसे कुछ लोगों की जो वर्ल्ड को कंट्रोल करने में काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। ऐसी स्टोरी जिसमें एप्स्टीन जैसा क्रिमिनल कभी जेल नहीं जा पाया, और जब गया तो उसकी मिस्टीरियस मौत हो गई। प्रिंस एंड्रू से कभी पूछताछ तक नहीं हुई, और जब लोग इसके बारे में ज्यादा बात करने लगे तो इसको कोर्ट से बाहर ही सेटल कर दिया। इस केस में हजारों विक्टिम थे और वो सब मिलकर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी ये लड़ाई दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के साथ थी। ट्रैफिकिंग की ये रिंग लगभग 20 से 25 सालों तक चली, जिसे अगर गवर्नमेंट चाहती तो 1996 में ही रोक सकती थी, जो कि अनफॉर्चुनेटली 2018 तक चली गई। इन सभी विक्टिम्स को 2 बार मोलेस्ट किया। एक बार जेफरी एप्स्टीन और उसके लाइक माइंडेड दोस्तों ने किया, और एक बार उस जस्टिस सिस्टम ने किया जिसने 12, 13, 14 साल की लड़कियों को प्रोस्टिट्यूट बता दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी स्ट्रॉन्ग एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली बी सेफ।